बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 14 मुलाहिज़ा फरमाएं। दुश्मनों में से एक शख्स को हमने पहचाना। वो घुंघराले बालों, कुरुंजी आंखों और दाएं कान में पीतल या सोने की मुंदरी पहनने वाला टैक्सी ड्राइवर ज़बरदस्त, मोहसिन ने कहा, जो मेरी बात बहुत गौर से सुन रहा था। एक कसीरुल मकासद बयान वाकई खूब रहेगा। हाँ, एक तो इसे सलामत शाह के नाने पर तशवीश का इजहार करना मुमकिन होगा, मैंने कहा, और बाद में आज कल या परसों जब भी उसकी लाश मिलेगी तो राबिया को इस हादसे और हमारे बयान में मुताबिकत नजर आएगी। दूसरी बात यह कि जब फुमांचू की लाश मिलेगी तो राबिया क्या साराई की बुनियाद पर समझ लेगी कि वो क्यों मारा गया, वरना हम समझा देंगे कि फुमांचू को हमारे खिलाफ साजिश करने वाले दुश्मनों ने आला कार बनाया और मकसद पूरा होने के बाद इसलिए मार दिया कि वो साजिशियों को पहचानता था या उसे मालूम हो गया था कि साजिशी अनासर के अज़ाइम क्या हैं, चुनाचे उसका वजूद यकीनन बाइसे खतर था। तीसरा फायदा ये होगा कि मुंदरी वाला टैक्सी ड्राइवर इस कातलाना हमले का एक मुल्जिम करार पाएगा। हम बताएंगे कि वो किस समत में फरार हुआ था। उसी समत से फुमांचू की लाश की दस्तयाबी हमारे मफरूजात की सदाकत का सबूत बन जाएगी। लेकिन इन हालात के पेश नज़र हम राबिया से कह सकेंगे कि फिलहाल किसी कानूनी चाराजोई की जरूरत नहीं। हम पर नाकाम कातलाना हमला हुआ था, इसमें मारा कोई नहीं गया। गुज़िश्ता के हालात और उन 2 लाशों का क्या बनेगा जो नहर से बरामद होंगी, मोहसिन ने कहा, वो पुलिस का काम है कि वारदात को जो रंग चाहे दे दे। मैंने कहा, हमारा उनसे क्या ताल्लुक। जब फुमांचू की लाश मिलेगी तो मुद्दई खुद पुलिस होगी और राबिया रज़ाकाराना तौर पर बयान देगी कि अपने लिए और हमारे लिए कानूनी उलझन पैदा करने से गुरेज करेगी। उसके बाद सलामत शाह की लाश दरियाफ्त होगी तो असबाब राबिया के सामने होंगे, मगर हमारा मौक़िफ़ ये रहेगा कि वो सफाई का वाहिद गवाह था, चुनाचे हमारे दुश्मनों ने उसे मरवा दिया। पुलिस को जेवरात वगैरह का हवाला देने की जरूरत ही ना होगी। ये तो था मसला नंबर 1 और इसका काबिल तारीफ हल। दूसरा मसला सतरपोशी का है। मेरे सारे कपड़े सलामत शाह के क्वार्टर में रखे हैं और मेरा ख्याल है अभी ले आऊं इसी वक्त जाके। तजवीज़ ये भी काबिल तारीफ है, मोहसिन ने तन से कहा। जाते वक्त आप राबिया को बता जाएं कि कहाँ जा रहे हैं। सीसी डैन के दरवाजे पर आपको मोहब्बत खान नाम का एक चौकीदार मिलेगा और चूंकि चिराग दीन बरी से वापस आ चुका है इसलिए वो बगलम खुद आपके इस्तकबाल के लिए हाजिर होगा। आप अर्ज़े मुदा बयान कीजिए और वो आपको बड़ी नियादमंदी से सलामत शाह के सर्वेंट क्वार्टर में ले जाएगा। आप उसके साबिक काका के फर्जंद है ना, इसलिए बकवास बंद कर। मैंने कहा, अभी 5 बजे 7 बजे से पहले चिराग दीन भी सोकर नहीं उठेगा। चौकीदार अमूमन रात को गेट के पास या बरामदे में चारपाई डालकर सो जाते हैं। बिलफर्दे माल वो फर्ज शनास और डंडा लिए दरवाजे पर खड़ा मिला तो मैं 7 वाले घर में दाखिल हो जाऊंगा। चिराग दीन के घर से पहले वाले घर में। जरूरी तो नहीं कि हर घर में चौकीदार मौजूद मिले। चिराग दीन के घर और 7 वाले दोनों घरों के बीच में दाएं बाएं 2 दीवारें हायल हैं। मैं किसी दीवार के आखिरी हिस्से को फांद कर कोठी के अगवी हिस्से में एन सलामत शाह के क्वार्टर के करीब लैंड करूंगा और सलामत शाह मरूम के कमरे से अपने सूट के चुरा के भाग आऊंगा। आने जाने का रास्ता एक ही होगा और 10 मिनट बाद भी हालात वही मिलेंगे। अगर तू 7 वाले घर में पकड़ा गया तो किस थाने में मुलाकात होगी, मोहसिन ने कहा। पकड़ेगा कौन, मैंने कहा, कोठियों के मकीन मालिक तो सोए पड़े होंगे, नौकर हुए तो बावर्ची खाने में होंगे। किसी कुत्ते या चौकीदार का एहतमाल है, तू फिक्र मत कर, मैं अपनी आंखें और कान खुले रखूंगा। और राबिया से क्या कहा जाएगा, ये सूटकेस कौन दे गया, वही हमलावर। अब बीच में बोला तो जाम पड़ दूंगा, मैंने बिंदा कर कहा। पहले पूरी बात सुन ले। रेलवे का क्लर्क दरवाजा सुबह 5 बजे खोलता है और चिराग दीन की कोठी से क्लर्क बस 5 मिनट की मुसाफत पर है। और राबिया से कहा जाएगा कि मैं पिंडी जाने से पहले फाजिल सामान क्लर्क रूम में रखवा चुका था, तो ये बिल्कुल मुंतकी बात होगी। हम आज दिन में किसी वक्त भी सूटकेस उठा लाएंगे, फी अमानिल्लाह, मैंने उठते हुए कहा और खिड़की खोल के बाहर उतर गया। बाई रात का अंधेरा अब भी सुबह के लश्कर की यलगार रोके हुए था। मैंने गेट तक का फासला किसी आहट के बगैर तय किया और 4 फुट की दीवार पर से सड़क पर कूद गया। वापस क्राउन सैनमा वाली सड़क से अल्लामा इकबाल रोड के चौक तक पहुंचने में मुझे 10 मिनट लगे। फिर स्टेशन की सम जाने वाले एक रिक्शा ने उस थोड़े से फासले के इवज 5 रुपए की शर्त पर मुझे बिठा लिया और मजीद 10 मिनट बाद मैं सीसी डैन की कोठी से चंद कदम के फासले पर जा उतरा। सड़क पर ट्रैफिक कुछ बढ़ गई मगर ज्यादातर रिक्शा और तांगे स्टेशन की जानिब रवां थे। मुझे याद आया कि यही वक्त था जब मैं रावलपिंडी जाने के लिए पूरे एतमाद के साथ इस घर से निकला था जिसमें अब मुझे चोरों की तरह दाखिल होना था। और वो सलामत शाह जिसने मुझे जगा कर चाय बना कर दी थी सिर्फ 3 दिन कबल फजर की नमाज पढ़ के फारिग हुआ था, तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसके लिए कितनी भयानक मौत घात में है। मैंने सड़क से हटकर फुटपाथ के बाद हर कोठी के अहाते के सामने फैले हुए घास के तंग कते पर चलना शुरू किया जिसमें झाड़ियां और दरख्त बेअंगम तरीके पर उगे हुए थे। अब मैं सड़क से काफी दूर था और दीवार के साए में होने के बायस नुमाया ना था। चिराग दीन के घर से पहले वाले घर का गेट खुला हुआ था। अंदर कोठी में मुकम्मल सकूत था और अंधेरा था। पोर्च में खड़ी हुई कार भी सोई लगती थी। मैं दबे पांव अंदर दाखिल हुआ ही था कि करीब की मस्जिद से मुअज्जिन की सदा बुलंद हुई।
आओ नेकी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। कोठी के पोर्च में एक लाइट जल चुकी थी और दरवाजा खोल के तय बंद और कुर्ते में मलबूस एक सफेद बारिश शख्स सर पे कपड़े की गोल टोपी रखे नमूदार हुआ। मैं तेजी से वापस हुआ और मुखालिफ समत में चलने लगा। चिराग दिन की कोठी के बंद गेट और इहाते की दीवार को अबूर करके मैंने घूम कर देखा। वो शख्स जो नमाज के लिए मस्जिद जाने के इरादे से निकला था, दरवाजे के बाहर खड़ा मुझे देख रहा था। उसने एक अजनबी को गेट के अंदर आते और पलट कर जाते देख लिया होगा और शुबे में पड़ गया होगा कि आने वाला चोर था या गलती से अंदर आ गया था। नमाज कज़ा हो जाने के ख्याल ने उसे मेरे ताकुब या हंगामा आराई से बांध रखा और वो सड़क अबूर करके स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उस वक्त तक मैं चिराग दीन की कोठी से मुतसल दूसरी कोठी के दरवाजे तक पहुंच गया था। गेट के ऊपर से झांकने पर मुझे अपना मंसूबा चौपट होता नजर आया। गेट के अंदर बकरे जितना असैशन कुत्ता बड़े वकार से टहल रहा था। तकरीबन इतने ही वकार से लान पर एक पहलवान टाइप शख्स वर्जिश में मसरूफ था। मैं फौरन वापस हुआ और अब मैंने चिराग दीन के घर फाटक की झुरी में से अंदर झांक के देखा। मोहब्बत खान बरामदे में चारपाई पर हाथ का तकिया बनाए दीवार की तरफ मुंह किए सो रहा था। यह तय करना मुश्किल था कि वो थक कर लेटा है या गहरी नींद में है। हिम्मत करके मैं गेट के सतून पर चढ़ा और कोई आवाज किए बगैर अंदर उतर गया। फूंक फूंक कर हर कदम रखते हुए मैंने चंद कदम का वो फासला तय किया जो खतरनाक इलाका था। कोठी की साइड में पहुंच के मैं चौकीदार की नजर के रेडार से महफूज हो गया और किसी परेशानी के बगैर सलामत शाह के सर्वेंट क्वार्टर तक जा पहुंचा। सुबह काजिब का उजाला मिटने लगा था और चंद मिनट में इस रात की सहर का आगाज होने को था। मैंने बिला तजब्जुब क्वार्टर की दीवार फांदी और चंद सेकंड से इनमें खड़ा रहा। मेरे सामने दोनों कमरों के दरवाजे खुले पड़े थे। एक दरवाजे में से मुझे वो संदूक भी साफ नजर आ रहा था जिसमें आबा व इजदाद की निशानियों की जगह सलामत शाह के टुकड़े भरे हुए थे। घर में गूंजने वाला आसेब मेरे रगो पै में कमजोरी की लहर बनकर फैलने लगा। तारीकी में सलामत शाह का हेवला सा उभरा और दरवाजे के फ्रेम में ठहर गया। सिकंदर बख्त, उसने कहा, डरते क्यों हो? इस घर के दरवाजे इसलिए तो खुले छोड़े थे मैंने, मुझे मालूम था तुम आओगे। इन दोनों कमरों में से किसी में दाखिल होने के लिए तुम्हें किसी की इजाजत मतलूब नहीं। एक में तुम्हारा बाप रहता था, दूसरे में उसका दोस्त राजदार और तुम्हारा चचा। अब ये दोनों कमरे खाली हैं। एक का मकीन लहद में उतारा जा चुका है, दूसरा उसके इंतजार में है। तुम अपनी अमानत समेटो और जाओ, देर मत करो। तुम्हें हमारा नहीं, अपनी जिंदगी के वक्त का साथ देना है। मैं चौंका और आगे बढ़ा। सलामत शाह के कमरे की दीवार के साथ मेरे दोनों सूटकेस खड़े थे। मैंने डरते डरते उन दोनों को उठाया। कमरे की वीरानी में उसकी तारीक दीवार मुझ पर झुक आई। इनगंज गैर मरी आंखें हर सम से मुझे घूरने लगी और बाहर अचानक परिंदों ने हर दरख्त की शाख से चिल्लाना शुरू किया, चोर चोर चोर, कातिल पकड़ो पकड़ो। मैं सूटकेस लेकर भागा और यके बाद दीगरे दोनों सूटकेस दीवार पर रखे। मुझे यूं लगा जैसे मेरे ऐन पीछे कोई मेरे ताकुब में था और मुझे गर्दन से दबोचने ही वाला था। मैंने एक बार फिर पलट कर देखा और दीवार पर चढ़ गया। दूसरे लम्हे मैं उस मुर्दा खाने की हदूद से बाहर था। सूटकेस उठा के मैंने कोठी की तरफ देखा। एक बाथरूम के रोशनदान में लाइट नजर आ रही थी, जिसका मतलब ये भी हो सकता था कि चिराग दीन जाग गया है और ये भी कि चौकीदार बाथरूम में गया हो। मैं दीवार के साथ साथ आगे बढ़ा। चौकीदार चारपाई पर सीधा बैठा चिलम वाला पिशावरी हुक्का सुलगा रहा था और उसकी निगाह गेट की तरफ थी। पूरी एहतियात के साथ मैं वापस हुआ। सूट के सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दीवार के साथ रखकर मैंने साथ वाली पहली कोठी की दीवार पर से झांका, जिसमें से निकल के एक शख्स नमाज पढ़ने गया था। वो मुझे 10 मिनट पहले मिला था। 10 मिनट में उसका मस्जिद तक जाना, वुजू करना, नमाज पढ़ना और वापस आना नहीं। मैंने हिसाब लगाया वो 20 मिनट से पहले वापस नहीं आ सकता था। बाकी कोठी पर आगाज़े सुबह का सकूत तारी था और दरख्तों में चहचहाने वाले परिंदों के सिवा कोई आवाज कहीं से सुनाई ना देती थी। बजाय उससे एक पाबंदे सोमो सलाह शख्स के सिवा दूसरे घर वाले हुजूर ख्वाब में थे। मैंने दोनों सूटकेस दीवार पर रखे और दूसरी तरफ कूद गया। फिर खुश्क पत्तों और सूखी टहनियों पर से सूटकेस लेकर गुजरा और एक झाड़ी के पीछे चलने लगा जो कद आदम इंतहाई घनी और हमवार तराशी हुई थी। गेट तक मैं सरसब्ज दीवार के पीछे चल सकता था। अभी मैं गेट से चंद कदम दूर था कि मैंने उसी टोपी वाले सफेद बारिश शख्स को सड़क अबूर करके दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा। मैं सांस रोककर मुंजमद हो गया। वो सीधा मेरी तरफ आया और एक लम्हे के लिए मुझे शुबा हुआ कि शाखों और पत्तियों की घनी चादर के पीछे भी उसने मुझे देख लिया है, लेकिन बिल्कुल करीब आके वो मुड़ गया। उसने ताजा खिले हुए गुलाब के एक फूल तोड़ा और उसे सूंघता हुआ टहलता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चला गया, यानी अंदर की तरफ। चंद सेकंड बाद मैं झाड़ी के पीछे से निकला और तेज कदमों से चलता हुआ सड़क पर आ गया। आखिरी वक्त तक मुझे धड़का लगा रहा कि कहीं पीछे से कोई चिल्लाने ना लगे या चिराग दीन का चौकीदार गेट खोलकर बाहर ना आ जाए। 50 कदम दूर आने के बाद मैंने खुद को महफूज तस्वुर किया। अब मैं एक मुसाफिर नजर आता था जो फासला कम होने के बायस कोठी से निकला था और स्टेशन की जानिब पैदल रवाना हो गया था।
एक बार फिर मुझे 3 दिन पहले की वो सुबह याद आई जब मैं ऐसे ही सिर्फ अपना ब्रीफ केस लिए स्टेशन पहुंचा था और आफात व हादसात के एक ऐसे जाल में गिरफ्तार हो गया था जो बड़े शातिर मकरो फरेब के हथकंडों से आशना और अपनी ताकत के जाम में मुब्तला शिकारी ने बिछाया था। ये सामने अगर मुकाबला करने वाला नहीं, छुप कर वार करने वाला कीना परवर शिकारी था जिसे हर नाकामी ने झुंझलाहट के इश्तियाल में ज्यादा खतरनाक बना दिया था। मगर शिकारी खौफजदा भी था कि कहीं जरा सी भूल चूक के नतीजे में वो खुद शिकार ना हो जाए। क्लर्क रूम तक 10 मिनट में पैदल पहुंच जाने के बाद मैं सामान को मोहसिन रजा के नाम से जमा करा के और राबिया का पता लिखवा के बाहर निकला तो उफक पर सूरज के उजाले का हिरावल दस्ता नजर आ रहा था। मैंने रसीद संभाल के जेब में रखी और फिर 5 के नोट की जमानत पर एक रिक्शा वाले को गड़ी शाह तक चलने पर रजामंद किया। एंड राबिया की कोठी के दरवाजे पर उतरने की बजाय मैंने कराउन सिनेमा से जरा आगे रिक्शा रोक लिया और बाकी फासला पैदल तय करते हुए एहतियातन सिगरेट का एक पैकेट खरीद लिया। जब मैंने राबिया के घर की दीवार फांदी तो सूरज तलू हो चुका था। राबिया को लान में टहलते देखकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया। उसने नजर उठा के मुझे हैरानी से देखा और दूसरे लम्हे मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सुनहरे धागे जैसी सील के किनारे को खींचकर बैरूनी शफाफ प्लास्टिक की झिल्ली को अलग किया। राबिया ने वही रात वाले कपड़े पहन रखे थे और करीब पहुंचकर मैंने देखा कि उसके चप्पल लान के किनारे के साथ साथ यूं रखे थे जैसे सब्ज घास पर सफेद कबूतरों का जोड़ा बैठा हुआ हो। उसके गुलाबी पांव शबनम की नमी से भीगे हुए थे। मैं जरा सिगरेट लेने चला गया था। मैंने माजरत और वजाहत के तौर पर कहा, मैं तो समझी थी तुम सो रहे हो। वो बोली, आने जाने के लिए लंदन में गेट का इस्तेमाल आउट ऑफ फैशन हो गया। वो दरअसल मैंने कहा मेरा ख्याल था रात को सबकी नींद खराब हुई, अब सुबह सुबह फिर काल बैल बजा के सबको जगा देना मुनासिब नहीं है। इखलाकन वो खामोश हो गई। ये मेरे दिल का चोर था या उसकी खामोशी से वाकई ये तासर मिलता था कि जो कुछ मैंने कहा है वो काबिल यकीन तो नहीं, मगर वो बेयकीनी के इज़हार को अदब, आदाब, मसलत या जरूरत के तकाजों के खिलाफ समझती है। तुम हर रोज इसी वक्त उठती हो? मैंने उसके साथ चलते हुए कहा। नहीं। वो बोली, अमूमन 7 बजे से पहले आंख नहीं खुलती, बस नींद नहीं आई बाद में। क्यों, क्या सोचती रही है? मैंने कहा, और किसके बारे में? वो मेरे लहजे की शौकी से मुतासर नहीं हुई और उसी मतानत के साथ टहलती रही। सिकंदर, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद 10 दर्जन भी नहीं जिनकी किसी बात का मैं बुरा मान ही नहीं सकता। मैंने जवाब दिया, उनमें एक तुम हो। मेरा ख्याल है सिकंदर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो रुक कर मेरी तरफ देखते हुए बोली, हकीकत वो नहीं जो तुमने बयान की थी। इस शक की वजह? मैंने सपाट लहजे में कहा और शबनम से महकती घास पर बैठ गया। वो उसी तरह टहलती रही। वजह बज़ाहिर तो कोई नहीं। वो बोली, एहसास बाज़ औक़ात बेसबब भी होता है, बस मुझे यूं लगता है जैसे तुम्हारे लहजे में कायल कर देने वाली सदाकत नहीं है। पुराने लोग मसलन मेरे अब्बा खरे खोटे चांदी के सिक्के को उछाल की आवाज़ से पहचान जाते थे। तुम्हारी आवाज़ में खड़े होने की वो खनक नहीं है। ये शायद मेरे कान फरेब समात का शिकार है, मगर मैंने तुमसे जेल में मुलाकात के दौरान में ऐसा महसूस नहीं किया था। मैंने चंद सेकंड के बाद एक तवील कश का धुआं खारिज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी झूठ सच को परखने और इस सलाहियत का एतराफ़ ना करूं तो ये एक और झूठ होगा। इस सलाहियत की बदौलत तो तुमको फौरन मालूम हो जाता होगा कि अपनी बेगुनाही का मुकदमा तुम्हारे पास लेकर आने वाला कोई मुवक्किल झूठा है या सच्चा। वो अंसी, ऐसी बात भी नहीं है। दुनिया में एक से एक एक्टर पड़ा है। मैंने उसकी बात में छुपे हुए लतीफ से तंज को महसूस कर लिया। वो वसीदर फलसफियाना नुक्ता नजर शेक्सपियर का था, जिसने कहा था कि दुनिया स्टेज है और हम सब एक्टर्स हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले और एक एक्टर में फर्क है। एक्टर ये इसरार तो नहीं करता कि उसके डायलॉग को सच समझकर कबूल करो। मैं एक्टर नहीं हूँ। झूठ मैंने उम्दन बोला था। इस वक्त यानी तौर पर मैं ये फैसला करने से कासिर था कि मुझे झूठ बोलने से फायदा होगा या नुकसान, और मैं इस झूठ को निभा भी सकूंगा या नहीं। जो बात मैंने सोचे समझे बगैर गलत कही थी, उस वक्त मेरा ख्याल था कि ये बेजर सा झूठ बोलने से मामला खत्म हो जाएगा। हकीकत उसके बरक्स थी। मैं तुम्हें कायल ना कर सका। खुद मुझे बाद में एहसास हुआ कि तुम्हारे एतमाद के जवाब में ये अदम एतमाद का मुजाहरा बहुत नामुनासिब है। इसका जिक्र मैंने मोहसिन से भी किया था और उसने मुझे शर्मिंदा किया। चुनाचे मैंने मोहसिन से वादा कर लिया था कि सुबह नाश्ते की मेज पर जब बाद में मौका पाती तुम्हें असल हालात बता दूंगा। डॉक्टर और वकील को हकीकत ना बताई जाए तो केस बिगड़ जाता है। ये बात भी सुनी होगी तुमने। वो बोली, हाँ, और इसीलिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ। मैंने कहा, फिर मैंने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक झूठ में 50% तखफीफ की और वो कहानी सुनाई जो सच और झूठ के ताने बाने से तैयार की गई थी। ये कहानी सुनाते हुए मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा था कि मैं एक झूठ पर दूसरे सोचे समझे बहुत बेहतर किस्म के झूठ का पर्दा डाल रहा हूँ, और मुझे एतमाद से बेवकूफ़ बनाते हुए शर्म भी आई। लेकिन मैंने मसलत के तकादे को पेश नज़र रखा और खुद को इस दलील से मुतमईन किया कि नागज़ीर हालात में इंतहाई मजबूरी के तहत नाजायज़ को जायज़ और हराम को हलाल समझने में कोई गुनाह नहीं है।
राबिया इंतहाई ज़हीन औरत थी और इसकी जिंदगी के शब रोज सच्ची कहानियों में झूठ और झूठे वाकयात में सच का अंसर तलाश करने का अमली तजर्बा करते गुजर रहे थे। वो जानती थी कि कितने ही एक जो अपनी मजलूमियत और मासूमियत को सूरत से और लहजे से साबित करते हैं, दरअसल कितने सफाक और बेज़मीर मुजरिम होते हैं, और कितने गवाह जो अमलन किताबे पाकीज़ा को हाथ में लेकर बड़े खुशू खुजू से खल्फ उठाते हैं। कितने झूठे होते हैं और कितने बेगुनाह होते हैं जो ऐसी शहादतों के बायस हर निकाह में मुजरिम ठहरते हैं। मैंने अदाकारी का बेहतरीन मुजाहरा किया और अपनी आवाज़ में खरेपन की खनक भी पैदा की। उसने पूरी तवज्जो और यकीन के साथ मेरी बात सुनी। था मेरे यकीन में आईने की तरह बाल था और जब भी उसमें राबिया की आंखों से खुद को देखता था तो राबिया के अल्फाज की बातगश सुनाई देने लगती थी। दुनिया में एक से एक एक्टर पड़ा है। मेरे दिल में याद किया कि जैसे गर्दिश आयाम ने मोहलत दी, मैं राबिया से सद के दिल और खुलूस से दियत के साथ माफी मांग लूंगा। यादों में एतमाद का मुजाहरा नहीं, मजबूरी की बात थी और मैं कमीना कम ज़र्फ या एहसान फरामोश नहीं हूँ। राबिया आम औरत नहीं, वो मजबूरी की हर जरूरत के तकाजे को समझने की अहल है। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो वो मुझसे कुछ दूर बैठी घास का तिनका चबाते हुए कुछ सोच रही थी। तुम्हारे ख्याल में सलामत शाह के ना आने का सबब क्या हो सकता है? उसने बिलाखिर कहा। हकीकत जिसे तस्लीम करते हुए मेरा दिल डरता है। मैंने कहा, सलामत शाह की पुरिसरार गुमशुदगी बेसबब नहीं हो सकता। मुझसे थाने में मुलाकात के बाद रात को वो घर पहुंचा तो यही लोग उसके इंतजार में हो जो आज हमें मुंतजिर मिले थे। वो किसी बहाने से या जबरदस्ती सलामत शाह को अपने साथ ले गए और उससे पूछ लिया। बूढ़े आदमी की कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा नहीं होती। शायद उन्होंने सलामत शाह से एक पैगाम लिखवा लिया और अपने नामे बर के हाथ अरसाल कर दिया। गुमान गालिब ये है कि बाद में सलामत शाह और वो नामे बर दोनों खत्म कर दिए गए, इसलिए कि उनका बेजरर वजूद बाकी रख के खतरा मोल लेने में कोई फायदा ना था। ये इम्कान मुझे बहुत कम नजर आता है कि सलामत शाह जिंदा हो और कहीं महबूस हो। वो आज तक बताए बगैर यूं गायब नहीं हुआ। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? राबिया ने अचानक कहा। मैंने चिरागदीन से फोन पर बात की थी, मैंने कहा, और अपना लहजा बिल्कुल नॉर्मल रखा। अगर मैं जरा भी चौंकता तो ना दानिशगी में लबों से निकल जाने वाले गलत अल्फाज मेरे झूठ की कती खोल देते। उसने सारी लाया और उठकर खड़ी हुई। सलामत शाह हमारा सबसे अहम गवाह है। उसके बयान के बगैर इस्तगासा के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ बेबुनियाद हो जाता है। क्या ये नहीं हो सकता कि वो किसी मसलत के पेश नजर गायब हो गया हो? मैंने नफी में सारी लाया। मैं खुशफहमियों से उम्मीद का दामन बांधने को दूर अंदेशी नहीं समझता। वो एक मामूली सा खानसा माँ है, कोई सियासतदान नहीं है। हम दोनों साथ साथ घर की तरफ चलने लगे। अगर फिल हकीकत वैसा ही हुआ, उसने थोड़े से तदब्दुब के साथ कहा, जैसा तुमने सोचा है तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं आज हक़ विरासत के सर्टिफिकेट के अजरा का केस तैयार कर लूंगी और कल ये केस फाइल कर दिया जाएगा। मंजिल साहब भी आजकल में SDM के सामने कब्र खुदवा के लाश का पोस्टमार्टम कराने की दरख्वास्त लगा देंगे। मगर ये सब केस सानवी हैसियत रखते हैं। क्यों? मैंने कहा, क्या लाकर से कोई ऐसी दस्तावेजात बरामद नहीं हो सकती जिससे मेरे वालिद के और मेरे खिलाफ साजिश का और साजिश करने वालों का पता चल जाए? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कत्ल साबित होगा तो ये जबरदस्त वाकयाती शहादत होगी। वो कोई तबसरा किए बगैर घर में दाखिल हो गई। अम्मी जा गई होंगी। नाश्ता तो 8 बजे के करीब होगा। कहो तो तुम्हारे लिए भी चाय भिजवा दूं या काफी? वो मेहमानों के बेडरूम के दरवाजे पर रुक के बोली। मैंने कहा, अगर चाय या काफी होगी तो उसे मुतवादन कदम उठाते, इत्मीनान और एतमाद के साथ राहदारी से गुजरकर मुड़ते और जीने से ऊपर जाते देखता रहा। यह बात बड़ी अजीब लगती थी कि घर में आम औरत की तरह रहने वाली मगर अदाए हुस्न और रोनाई के शुबाब में आम औरत से कहीं ज्यादा पुरकशिश आने वाली ये हसीनो जमील लड़की अभी सफेद शलवार कमीज पर स्याह कोट पहन के और ब्रीफ केस में फाइलें लेकर अदालत में हाजिर हो जाएगी तो चोरी, डाके, कत्ल, अगवा और आबरू रेजी के मुकदमात पर मुदल्लल बहस करेगी। मुल्क की आला अदालतों के फैसलों की इक्तबासात पेश करेगी और दुनिया भर की आला तरीन अदालतों के मुकदमात को नजीर बना के लाएगी। वकील इस्तगासा की हर दलील पर एतराज उठाएगी और अपने मुवक्किल के खिलाफ पेश होने वाले हर गवाह को झूठ का अपनी जीरा से पूरा पोस्टमार्टम करके रख देगी। मगर क्या इससे राबिया की नुसवानियत की दिल लावेजी और हुस्न की शायरी और फितरत की खूबसूरती का तिलिस्म मजरू हुआ? नहीं। अगर किसी को इल्म ना हो कि वो इतनी सीनियर एडवोकेट है तो इसके इश्क में इतना ही रुसवा खराब हो सकता है जितना कि लैला के लिए मजनू हुआ। मैंने उसके कमाले बेमिसाल और जमाले बा कमाल के एतराफ के तौर पर सर हिलाया और कमरे में दाखिल हो गया। मोहसिन योगा के आसन में आलती पालती मारे बिस्तर पर सीधा बैठा था और यूं लगता था कि जो धुआं उसके नथनों से खारिज हो रहा है सिगरेट का नहीं, उसके दिल से उठ रहा है। ये मुंह क्यों सूजा हुआ है? मालूम होता है छुप कर देख रहा था। मैंने कहा, हाँ, ये सुबह सुबह बाग में क्या शूटिंग हो रही थी? उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा। क्या नजर नवाज फिल्मी सेट था? आलमे खुलूवत है, सब शबनमी घास है, शुफक का सुनहरा उजाला है, रंगे पैराहन है और आरज के गुलाब है। मैं तंग आ गया हूँ ऐसे रंगीन फिल्मी मनाजर देख देख कर। 1 घंटे से बर्दाश्त कर रहा था मैं। ये मिस राबिया कारी एडवोकेट और मुल्जिम सिकंदर बख्त की 100% कानूनी और जायज मुलाकात थी। मैंने कहा,
जो बदकिस्मती से जेल की बजाय सेहने चमन के रूप परवर माहौल में हो गई। कसूर राबिया का है कि जब मैं अंदर कूदा तो वो लान पर टहल रही थी और उसने तुझे पकड़ लिया रंगे हाथों। पूछा तो होगा कि ये क्या गैर शरीफाना आमदो रफ्त है। मोहसिन अचानक नॉर्मल हो गया। हाँ मैंने कहा और उसे सारी बात बता दी। इसी दौरान मासी नमूदार हुई और चाय की ट्रे बीच में पटक के फिर जेरे लब कुछ कहती हुई चली गई। मोहसिन का ख्याल था कि वो कोई वजीफा पढ़ती है। मैंने कहा वजीफा नहीं, हम पर सफली अमल करती है। उसे हमारी सूरत अच्छी नहीं लगी। सूटकेस तो अब मैं ले आऊंगा, मोहसिन ने चाय पीते हुए फरमाया। लेकिन बरादर निस्बती इस खत का उसूल मसला होगा। सालारे जंग, मैंने कहा। यह ख्याल मुझे बार बार आ रहा था कि अभी तक हमने राबिया को उस खत के बारे में कुछ नहीं बताया। हालांकि वो खत हमारे लिए बेहद अहम है। अगर हम उसके उसूल में कामयाब रहे तो राबिया से क्या कहेंगे कि खत कहाँ से आया और कैसे आया। फुमांचू अगर दुश्मन का नामाए बर था तो हमारा मददगार क्यों हुआ। पैसा, मैंने कहा। इसका जवाब यही हो सकता है कि फुमांचू गरीब मगर बाज़मीर आदमी था। कुछ लोगों ने पैसे का लालच देकर उसे अपने मकासद के उसूल की खातिर इस्तेमाल किया, मगर उसने जमीर की आवाज पर लब्बैक कहने की बोले गलती की। खत हमें होटल में मिला। तू ये भूल रहा है कि एम्बेसडर होटल में अभी तक हमारा कमरा बुक है मगर मुकफ्फल पड़ा है, मैंने कहा। और किसी स्टेज पर हम ये साबित नहीं कर सकते कि गुज़िश्ता शब हम हर जाए वारदात से दूर अपने होटल के कमरे में मुकीम थे। हमें आज क़याम का मुस्तकिल बंदोबस्त भी करना है। हम यहाँ ज्यादा नहीं ठहर सकते। राबिया की माँ ने हमारा इस्तकबाल बड़ी शफकत और मोहब्बत से किया था, मोहसिन बोला। जब किसी माँ की बेटी राबिया की उम्र की हो जाए और उसका घर आबाद ना हो तो हम जैसे हर मेहमान की ऐसी ही पजीराई होती है, मैंने कहा। तेरी तो एडवांस बुकिंग हो चुकी है, मोहसिन बोला। मगर मैं कह सकता हूँ कि मेरे दिल के मकान पर टू लेट का बोर्ड अवेजा है। टू लेट के बोर्ड पर बीच में आई लगा दे, मैंने कहा। फिर शायद कोई आ जाए, वैसे तो मुश्किल है। नाश्ते की मेज पर राबिया की माँ से फिर मुलाकात हुई और उसने तफसील से हमारा हस्बे नसब पूछा। मुख्तसरन वो भी सुनी जो हम पर बीत चुकी थी और गुज़िश्ता शब की वारदात का अहवाल भी दरियाफ्त किया। फिर गुफ्तगू अलग अलग होने लगी। राबिया ने मुझे बताया कि मंजिर साहब को केस फाइल करने के लिए 3 अफराद के हलफनामे दरकार होंगे जो तदफीन में शरीक रहे हों और कब्र की निशानदेही कर सके, और ये काम SDM नहीं शेख की मौजूदगी में होगा। मेडिकल बोर्ड जिसमें पुलिस सर्जन के अलावा भी 2 डॉक्टर होंगे। अदालत नामजद करेगी और वो वहीं कब्रिस्तान में पोस्टमार्टम करेंगे, जिसकी रिपोर्ट बाद में बराह रास्त अदालत को दी जाएगी। उसने मुझे ये भी बताया कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट उमूमन 24 घंटे के अंदर अंदर तैयार कर ली जाती है, मगर उसके बाद कागजी कार्रवाई का सिलसिला लामतनाई भी हो सकता है। ताम कोशिश से क्या नहीं हो सकता। रिपोर्ट समात की अगली तारीख पर चालान के साथ भी पेश की जा सकती है, बशर्ते कि चालान 14 दिन में मुकम्मल हो जाए, जिसका इम्कान बहुत कम है। अगर 1 महीने के बाद चालान पेश कराना मकसूद हो तो उसके लिए खुसूसी वसाइल को बरवेकार लाना पड़ता है। मोहसिन इस अरसे में राबिया की माँ से बातें कर रहा था। जब हम मुतवज्जो हुए तो वो मेरी और फौजिया की निस्बत का जिक्र बड़ी मासूमियत से कर रहा था। मैं समझ गया था कि इस बात का मकसद शोशा छोड़ने की सिवा कुछ नहीं, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल देखकर मैं हैरान रह गया। सबसे पहले तो मैंने राबिया की सूरत के तगय्युर को महसूस किया। उसका निखरा वो गुलाबी रंग सिर्फ एक लम्हे के लिए बेरंग हुआ, यूं जैसे बरकी रो के दबाव में कमी से बल्ब की रोशनी कम हो और बढ़ जाए। उसने फौरन खुद को संभाल लिया और मुस्कुराई। कमाल है अम्मी, वो बोली। अभी तक इन दोनों में से किसी ने एतराफ नहीं किया था कि दोस्ती के अलावा भी इनका कोई रिश्ता है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी, मैंने झींक कर कहा, और इसका मौका भी कहाँ मिला। राबिया अपनी ज़हनी और जज्बाती कैफियत को छुपाने पर पूरी तरह कादर थी और अब उसकी सूरत या उसके रवैये से किसी तासर का इजहार नहीं हो रहा था। मगर मैं इससे एक सानिये के तगय्युर पर गौर कर रहा था और दबाने की पूरी कोशिश के बावजूद एक सवाल मेरे ज़हन में सर उठा रहा था। क्या ये मायूसी का रद्द-ए-अमल था और राबिया को इस इतला से सदमा हुआ था? इस एक सवाल के कशकोल में बहुत से सवाल थे जो संपोरियों की तरह घूम रहे थे और देखते देखते बढ़ रहे थे। यह मायूसी क्यों, ये सदमा कैसा? क्या उसने मुझसे तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं फकत एक मुल्जिम ज़ेरे समात हूँ। उसका एक मोकल माँ 10 साल के पुराने रिश्तों के दरमियान वक्त की खलीज हायल है। तुम्हारा मुझसे कोई जाती ताल्लुक कभी ना था। राबिया ने कहा था, या था तो यक तरफा। ये कैसे मुमकिन है कि यक तरफा ताल्लुक खत्म ना हो? लोग कहते हैं आंख ओझल पहाड़ ओझल। क्या तजदीद ताल्लुक के लिए कोई इन नामसाद हालात से भी ताइद और जवाब हासिल कर सकता है? राबिया ने कोर्ट जाने के लिए तैयारी करने का इंदिया पेश किया और उठ गई। राबिया की माँ की दिलचस्पी का महवर मोहसिन की जात हो गई थी। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया और इस नई सूरत पर गौर करने लगा जो मोहसिन की शरारत से यकलख्त सामने आ गई थी। यूं जैसे कोई शरीर बच्चा अचानक पर्दा खींचकर चोरी छप्पे किसी दिल पसंद अजनबी को देखने वाली लड़की को बेनकाब कर दे। मुझे जेल में राबिया से अपनी मुलाकात याद आई। उसने कहा था कि तुम 100% ठीक भी कहते हो और गलत भी। उस बात का क्या मतलब था? उसने ये भी कहा था कि लंबी बात है, फिर कभी बताऊंगी। क्या सराई की मदद से उस लंबी बात का अंदाजा करना महाल था। मैंने मोहसिन की सरकत को दूसरे जाविये से देखना शुरू किया। कहीं मोहसिन सचमुच राबिया में दिलचस्पी तो नहीं लेने लगा है?
सुबह उसने मुझे और राबिया को 1 घंटे तक बातें करते देखा था तो कोफ्त में मुब्तला हो गया था। उसकी झुंझलाहट किस रद्द-ए-अमल की गुमात से क्या उसे अपनी बहन के मंगेतर और महबूब का किसी दूसरी हसीन और पुरकशिश औरत से ऐसे माहौल में बातें करना नागवार गुजरा था। उसे फोदिया का ख्याल था या खुद अपना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला बेनेज़ेन के फासिद ख्यालात पर लानत भेजी। ये क्या फिल्मी हालात बन रहे हैं। खुदा न खासा ये अंदेशे गलत हुए तो कितनी अफसोसनाक सूरत हाल पैदा होगी। मोहसिन को एहसास होगा कि राबिया मेरी वजह से उसको नहीं चाहती। राबिया को एहसास होगा कि फोजिया की वजह से मैं उसकी चाहत का जवाब नहीं दे सकता। फोजिया को एहसास होगा कि इसके अलावा भी कोई औरत है जो बरसों से मुझे चाहती है। रकाबतों के एहसास से नीयतों के खुलूस में रखने पड़ सकते हैं, बदगुमानियों के अलाव भड़क सकते हैं और नफरतों की हवा उन्हें बढ़ावा दे सकती है। नहीं, मैंने अपने आप से कहा ये सिर्फ मेरे गैर मुतवाज़न ज़हन के हालात हैं और मेरी गैर हकीकत पसंदाना सोच है जिसका सबब मेरी परेशानी है। और कुछ देर बाद जब मोहसिन ने कमरे में दाखिल होकर हंसते हंसते कहा, भाग ले यहाँ से वरना शाम तक हुआ मेरा झटका। वो बुढ़िया तो मुझ पर ऐसी फरीफ्ता हुई है कि बस चले तो अपना निकाह पढ़वा दे मुझसे। फिर मेरे तमाम ऊट पटांग ख्यालात जाग की तरह खत्म हो गए और मैं ये सोचकर शर्मिंदा हुआ कि अभी कुछ देर पहले मैं क्या सोच रहा था। शर्म कर मोहसिन, मैंने कहा, वो तेरी अम्मा से भी बड़ी है और राबिया भी तेरी मरियम बाजी के बराबर तो होगी। मालूम नहीं ये आखिरी बात मैंने क्यों कही। मोहसिन से मरियम सिर्फ 2 साल बड़ी थी, लेकिन राबिया के बारे में कहना मुश्किल था कि वो मोहसिन से 2 साल बड़ी है या 2 साल छोटी है। राबिया रवाना होने से पहले खुदाफिज कहने आई तो उसने पूछा कि आज हमारा क्या प्रोग्राम है। सबसे पहले तो मुझे लॉक रूम से अपना सूटकेस लेना है। मोहसिन का सूटकेस भी वहीं जमा है, मैंने कहा। उसके बाद मेरा इरादा है कि चिराग दीन से शर्फ मुलाकात हासिल करूं। वो किस लिए? राबिया ने हैरानी से कहा, कोई नई मुसीबत खड़ी करनी है? नहीं भाई, मैंने कहा। उसे पूछना है कि वालिद मरहूम के जनाजे में कौन लोग शरीक थे। सलामत शाह बता सकता था, एक गवाह भी बन सकता था, मगर वो लापता है। मुझे एक बार फिर वही बयानी साहब के कब्रिस्तान ले गया था और वो भी शाम के वक्त जब अंधेरा फैलने लगा था। शायद मैं खुद दोबारा वहां ना पहुंच सकूं। कानूनन भी मेरी निशानदेही की कोई हैसियत नहीं है। इसके अलावा हमें अपनी मुस्तकिल रिहाइश के लिए भी जगह तलाश करनी है। मोहसिन ने कहा, वो क्यों? वो बोली, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, घर में जगह है और अम्मी को भी कोई एतराज नहीं है। वो सब ठीक है, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, लेकिन हमारा यहाँ रहना नामुमकिन है। ये अकल के और मसलत के तकादों के सख्त खिलाफ होगा और इखलाकन भी ये गलत सी बात है। जितनी मदद तुमने की और आइंदा करोगी वही बहुत है। हम इससे ज्यादा तुम्हारे लिए बायस ज़हमत नहीं बन सकते। तुम रस्मी बातों के एक्सपर्ट हो। राबिया ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तो ये बातें बिल्कुल बनावटी लगती हैं। देखो राबिया, मैंने लाजवाब हो के कहा, हमारा ताल्लुक कारोबारी रहे तो अच्छा है, हम सबका मफाद इसी में है। शायद तुम ठीक ही कहते हो। वो मेरी तरफ देखे बगैर बोली, इस कारोबारी दुनिया में मफाद परस्ती के सिवा ताल्लुक की कोई बुनियाद नहीं होनी चाहिए। वो पलटी और एक बार फिर मुझे हैरानी और परेशानी में मुबतला करके छोड़कर निकल गई। इस मर्तबा उसके तंज की तलखी इतनी वादे थी कि खुद मोहसिन भी हक्का बक्का खड़ा रहा। बज़ाहिर उसने अपनी पेशकश मुस्तरद किए जाने पर बुरा माना था, लेकिन इस बात से मुतअद्दिद मफहूम अखज़ किए जा सकते थे। बहुत सी नई गलतफहमियां पैदा हो सकती थी और अनगिनत मुश्किल मसाइल पैदा हो सकते थे। जज्बाती, माशरती या कानूनी मसाइल, चुनाचे हमने इत्तफाक राय से अपने फैसले पर कायम रहना मंजूर किया, ख्वाह इससे राबिया की या इसकी माँ की हौसला शिकनी हो या दिल लादारी। पहला हम तरीन मसला उस खत के उसूल का था जो गुलाब खान मार्फत मोहम्मद खान अरसाल किया गया था। असल खत वो मुंदरी वाला लेकर भाग गया था और मुंशी मरहूम यानी फोमांचू ने जो कुछ हमें लिखा था वो हमारे दुश्मनों को हमसे पहले मालूम हो गया था। फोमांचू की दानिशमंदी और दूर अंदेशी शुबह से बालातर थी। हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर उसने खत की एक नकल बना के हमें डाक से भेज दी थी, लेकिन उसे यह भी साबित होता था कि फोमांचू अपनी जात को दरपेश खतरा से बेखबर नहीं था। उसने रुके में मुलाकात ना होने के इम्कान की तरफ भी इशारा किया था, जिसका मतलब ये था कि वो इसार को अपने गिर्द तंग से तंग तर होते देख रहा था। शायद किसी मरहले पर उसका राज अफशां हो गया था और उसकी किसी हरकत ने दुश्मनों पर वाज़े कर दिया होगा कि वो मुझसे मिल गया है। उसने सिर्फ 2 बार मुझे फोन किया था और वो भी लंदन में। क्या उस वक्त तक कोई सुन रहा था? और क्या सुनने वालों को महज फोमांचू की नकलो हरकत पर निगाह रखने के लिए भेजा गया था? ज्यादा इम्कान इस बात का था कि खुद फोमांचू भी दुश्मनों का एक अदना कारकुन और निचली सतह का नमकख्वार था। एक बहुत बड़ी मशीनरी का बहुत छोटा सा हकीर पुर्जा, बाशी मजबूरी या किसी और दबाव के बायस वो उनके लिए काम करने पर मामूर था। और लंदन में उसके आका थे जो मेरे लिए तबाही व बर्बादी और जिल्लत और रुसवाई का सामान फराम करने पर मामूर थे। शायद उन्हीं में से किसी ने उसकी गुफ्तगू सुन ली थी और मुंशी जेरे उताब आ गया था। मुंदरी वाले टैक्सी ड्राइवर ने उसे 2 बार नमक हराम कहा था, शायद एक बार गद्दार भी कहा था। अगर वो चाहते तो लंदन ही में उसको सजा दे सकते थे। और जैसे अब उसकी लाश एक गुमनाम वैरान मकबरे में सामाने इबरत पड़ी हुई थी, ऐसे लंदन की किसी सड़क पर भी कुचली हुई मिल सकती थी। मगर शिकारी चालाक थे, उन्होंने मुंशी को जाल के तौर पर इस्तेमाल किया।
उसे मौका फराहम किया कि वो हमसे राब्ता कायम करे और उस पर निगाह रखी। ठीक वक्त पर उन्होंने मुंशी को उठा लिया और उसे सब कुछ पूछ लिया। उसके बाद जान की जरूरत ना रही और मुंशी का मुकद्दर वो सजा हुई जो एक जरूरत के बायस इल्तवा में थी। 2 अफराद के हमले पर मुश्तमिल एक डाक खाने से हमें उस पोस्ट ऑफिस का पता मालूम हुआ जहाँ से इलाके की डाक तकसीम हुई थी। हमने उस पोस्ट ऑफिस में कदम रखा तो 9:30 बज चुके थे। काउंटर से हटकर दाईं जानिब एक दरवाजे से उतरने वाला जीना बेल सार्टिंग ऑफिस का रास्ता साबित हुआ। नीचे एक खासे बड़े हाल में दीवार के साथ लकड़ी के खानों वाले शेल्फ लगे हुए थे जो बिल्कुल कबूतर खाने लगते थे। शेल्फ के साथ साथ मेज की ऊंचाई के बराबर काउंटर था जो कमरे की 3 दीवारों पर मोहित था। उस काउंटर के सामने लकड़ी के स्टूलों पर बोसीदा बैली और खाकी रंग की वर्दियों वाले दर्जनों पोस्टमैन बैठे हुए थे और ढेरों खतूत को इधर से उधर खानों में डाल रहे थे या निकाल रहे थे और तरतीब से रखने में मसरूफ थे। उनकी बातों के शोर से कमरा गूंज रहा था और जब हम उनके दरमियान में से गुजरे तो किसी ने नजर उठा के भी हमारी तरफ नहीं देखा। हालांकि ऊपर जीने के शुरू ही में लिखा हुआ था गैर मुतलका अफराद का दाखिला बना है। एक पोस्टमैन ने चिल्लाकर दूसरे पोस्टमैन से कहा, ये तुम्हारे इलाके का खत फिर इधर आ गया। अभी मैंने इधर रखा था और मोहम्मद भाई ने खत के पते को देखकर अपने इलाके में शामिल समझने से इनकार किया। उनकी बहस का आगाज होने से पहले ही मैंने दखल दर माकूलात करते हुए कहा, मोहम्मद भाई वो पोस्टमैन कहाँ है, क्या नाम है उसका, वो जो उधर डाक लेकर जाता है। मैंने चिरागदीन की कोठी का पता बताया। बाबू, मोहम्मद भाई ने इधर उधर नजरें दौड़ाकर कहा, और वहाँ देखो। उसने उंगली से एक कोने की तरफ इशारा किया जहाँ पर स्टूल के बराबर एक शख्स बैठा हुआ था। हम उस कोने में पहुंचे और मैंने कबल फारिग हो जाने वाले या सिरे से काम शुरू ही ना करने वाले उस पोस्टमैन को मुखातिब किया जो स्टूल के मुख्तसर से रकबे पर आलती पालती मारे और अपना तवाज़ुन बरकरार रखे बीड़ी पी रहा था। उसने हमें मुतला किया बाबू जा चुका है, लेकिन इसका मतलब ये समझा जाए कि वो इस वक्त डाक तकसीम कर रहा होगा। अगर वो कहीं भी ना हुआ तो मिस्री साइकिल वाले के पास अखबार पढ़ रहा होगा। डाक तो वो 12 बजे देगा। ये सूरत हमारे लिए बायस तशवीश होने लगी थी। कैंटीन में बाबू नाम का कोई पोस्टमैन नहीं मिला तो हमने मिस्री साइकिल वाले से दरियाफ्त किया, जिसने कसम खा के कहा कि बाबू इधर का रुख करे भी तो वो उसकी डे एंड नाइट कर देगा। अखबार पढ़ने के बहाने चीजें मारता रहा है। वो न जाने कहाँ गायब एक प्लास 3 पेज का लो जी, अच्छा हुआ है नेकी कर और नेकी करने वाले को दरिया में डाल। मिस्री ने कहा, अच्छा सिला है, नेकी कर और नेकी करने वाले को दरिया में डाल। मिस्त्री इरशाद ने कहा। इस बयान से बाबू डाकी की फितरत का एक पहलू सामने आ गया, यानी ये कि वो कोई ईमानदार खुदा तरस किस्म का शरीफ आदमी नहीं है और ऐसा आदमी 10-20 रुपए के इवज भी आसानी से पुख्त रास्ते ही में दे देगा। शायद 100 रुपए में सारी डाक दे दे कि जाओ ऐश करो, हम भी घर जाके सोते हैं और आराम करते हैं। हमने मजीद वक्त जाया किए बगैर चिरागदीन की कोठी का रुख किया। 2 घंटे में ये मेरा दूसरा फेरा था और अभी तक उसके आसार ना पे थे। सलामत शाह की लाश दरियाफ्त नहीं हुई थी, वरना कोठी के दरवाजे पर पुलिस की एक आध जीप होती या कोई कांस्टेबल खड़ा होता और अंदर आने जाने वालों के अलावा दरवाजे के सामने पुरतजस्सुस और बेकार लोगों का इज्तिमा होता। मोहसिन को चिरागदीन की सूरत देखना भी गवारा ना था। तुम अंदर जाके उससे बात करो, वो बोला। मैं बाहर पोस्टमैन का इंतजार करता हूँ। अव्वल तो राह से ही मैं खत उचक लूंगा, वरना मोहब्बत खान के सामने जाके ले लूंगा। मोहब्बत खान तो मुझे गुलाब खान ही समझेगा ना। उसका ख्याल तो ये है कि मेरा चिरागदीन से कोई रिश्ता नहीं। कितना अच्छा होता अगर ये रिश्ता वाकई ना होता। उसने नफरत के जहर से भरी नजर उसकी कोठी पर डाली। फिर हम दोनों 50 कदम दूर खुशक घास पर बैठ गए। यार मोहसिन, मैंने कहा, जब ये रिश्ता हो रहा था तो तू इतना मुस्तकिल नहीं था। एतराज अगर तुझे था तो सिर्फ इस बात पर कि शादी मरियम की पसंद से नहीं हुई थी। जहाँ तक मुझे इल्म है उसने मरियम को किसी किस्म की ज़हनी और जिस्मानी अजियत नहीं दी थी और मरियम को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि खुद तूने एक बार हैरत का इजहार किया था कि वो खुश है। अब ये रिश्ता खत्म हो जाने के बाद चिरागदीन के खिलाफ तेरे दिल में क्या कदूरत आ गई है? उसके नाम पर तू नफरत के इतने शदीद रद्द-ए-अमल का शिकार क्यों हो जाता है? मोहसिन खला में देखता रहा। मुझे शक है कि चिरागदीन ने उसे कत्ल किया था। मैं भूंचका रह गया। तेरा दिमाग जराइम की फिल्मों और जासूसी नावलों ने खराब कर दिया है। आखिर शक की कोई वजह भी तो होती है। लोग बीवियों को क्यों कत्ल करते हैं? वो बोला। मेरे ज़हन में उसके 3 ही असबाब हैं। एक ये कि वो खुद किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाएं। दूसरा ये कि बीवी को बदचलन समझते हो। चिरागदीन के बारे में मेरा ख्याल है कि वो किसी औरत के चक्कर में होता तो अब तक दूसरी शादी कर चुका होता। क्या तेरे ख्याल में मरियम बाजी के किरदार की खराबी उसका सबब हो सकती है? नामुमकिन, मैंने कहा। मैं जानता हूँ वो कितने मजबूत किरदार की औरत थी। उसका अपनी जात पर एतमाद काबिल रिश्क था। अगर ये नामुमकिन है तो तीसरी वजह ही रह जाती है, इसे जुटलाया नहीं जा सकता। मोहसिन बोला। मरियम बाजी की जिंदगी का बीमा 50,000 रुपए का था। हादसाती मौत की सूरत में रकम दुगनी यानी पूरे 1 लाख गाड़ी का उसने अलग पूरा बीमा करा रखा था। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं, चुनाचे कंपनी ने उसे नई कार ले दी। 1 लाख क्या होते हैं, मगर तू तो चिरागदीन को जानता है।
पैसे के लिए उसने वजीर खान के चचा के साथ क्या सलूक किया। मगर मोहसिन, उस हादसे में चिराग दीन का अपना भाई भी हलाक हुआ था। मैंने उसकी दलील को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा, वो एक इत्तफाक था जिसे कुदरत के निज़ाम इंसाफ का नमूना भी कहा जा सकता है। मोहसिन तलख लहजे में बोला, उस हादसे के बाद शूफर ने रोते रोते मुझे बताया था कि मालिक मुझ बदबख्त को हादसे का जिम्मेदार समझते हैं। उसकी बदबख्ती ये थी कि प्रोग्राम के मुताबिक जिस रोज उन्हें रवाना होना था वो मलेरिया में मुबतला हो गया था। उसको 104 दर्जे बुखार था, लेकिन मलेरिया तो एक दिन में ठीक हो जाता है। सफर एक दिन के लिए मुलतवी भी किया जा सकता था। चिराग दीन का भाई सिर्फ 2 दिन के लिए मरी गया था। उसने खुद कार ड्राइव करने का फैसला किया और असल शोफर से कह दिया गया कि वो बाद में बस से आ जाए। चिराग दीन बाद में इस बात को रोता रहा कि भाई ने ये हमाकत क्यों की और उसने शोफर को बहुत गालियां दी थी और फिर उसे बरतरफ कर दिया गया। हालांकि उसका कसूर कोई ना था, बीमार वो अपनी मर्जी से तो नहीं हुआ था। मगर चिराग दीन ने उसे चीख चीख कर कहा था कि मरना तुझे था बुढ़े, कदा तेरी आई हुई थी, तूने मेरे जवान भाई की जान ले ली, फिर बच्चों को मार डाला। उसने शोफर को मरियम की मौत का जिम्मेदार करार नहीं दिया था। बाद में मुझे एक और अजीब बात मालूम हुई। चिराग दीन ने भाई को इसलिए भेजा था कि वो बच्चों को नथिया गली तक ले जाए और वो सब 2 दिन बाद बस या वैगन से लाहौर आ जाएं। शोफर को हुक्म दिया गया था कि वो तमाम सामान समेत सिर्फ मरियम को लेकर रवाना हो जाएं। उसकी बीमारी से प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। नथिया गली जाना इतना हम नहीं था। मरियम ने और चिराग दीन के भाई ने कहा कि चलो आइंदा साल सही, और वो नौजवान लड़का सबको लेकर चल पड़ा। उसे नई कार को मरी से लाहौर लाने का बहुत शौक था। कहते हैं जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। बच्चों की और चिराग दीन के भाई की जगह शोफर बस से आया और बच गया। जिनको चिराग दीन बचाना चाहता था वो मारे गए। ये बात मुझे खास तौर पर खटकती है कि जब सीजन खत्म हो रहा था तो चिराग दीन ने अपने भाई को नथिया गली का खुसूसी प्रोग्राम बना के क्यों भेजा। फिर ये कि उसने सिर्फ बच्चों को नथिया गली ले जाने की बात क्यों की। अगर मरियम भी 2-4 दिन के लिए नथिया गली हुआ थी तो क्या होता, सामान वापसी में भी उठाया जा सकता था। बेशक किराया 15 सितंबर तक का दिया गया था, मगर सीजन के लिए कोठी लेने वाले 2-4 दिन ऊपर गुजार लें तो कोई बुरा नहीं मानता। वो कोठी उसने बाद में खरीदी थी। गौरतलब बात यह है कि उसने पूरे सीजन में मरियम से नहीं कहा कि चलो नथिया गली घूम आए या ये कि तुम बच्चों को नथिया गली दिखला लाओ। मरियम बाजी खुद भी बेहतरीन ड्राइविंग करती थी। आखिरी दिनों में ये प्रोग्राम बनाने का मकसद आखिर क्या था? मेरी समझ में सिर्फ एक बात आती है, वो अपने बच्चों को बचाना चाहता था, चुनांचे उसने भाई को भेज दिया था। मरियम और शोफर हादसे का शिकार हो जाते तो उसके लिए सदमे की बात ना होती। जो कार नीचे गिरकर चूर हो जाए उसके बारे में कौन मायर रिपोर्टर रिपोर्ट दे सकता है कि उसके ब्रेक फेल हो गए थे। चिराग दीन को ये बात किसने बताई? बचने वाला तो कोई था ही नहीं। ये सवाल तूने कभी चिराग दीन से किया था? मैंने कहा हाँ, मगर उससे पहले मैंने शोफर से पूछा था। मोहसिन बोला, वो खुद हैरान था कि ब्रेक क्यों फेल हुए। पुलिस की तफ्तीश में इस केस का जिक्र ना था और सिर्फ ये बताया गया था कि मरी से रावलपिंडी आते हुए 17वीं मील के पुलिस की तफ्तीश में इसका कहीं जिक्र ना था और सिर्फ ये बताया गया था कि मरी से रावलपिंडी आते हुए 17वीं मील के करीब कार हादसे का शिकार हुई जिसका ऐनी गवाह कोई नहीं। मगर 2 मिनट के वक्फे से दूसरी कार आई जिसमें एक और फैमिली मरी से लौट रही थी। उन्होंने कार को कलाबाजियां खाते नशेब की तरफ जाते देखा। जाहिर है वो ऊपर से ये दहशतनाक मंदिर देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। चंद मिनट में मुखालिफ सम से दूसरी कार नमूदार हुई जो मरी जा रही थी। उसके मुसाफिरों ने मरी पहुंचते ही पुलिस को इतला दी और पुलिस वहां हादसे के 1 घंटे बाद पहुंची तो कुछ नहीं बचा था। पहली कार उस वक्त तक पिंडी पहुंच गई थी और वहां भी पुलिस को मुतला कर दिया गया था। चुनांचे दूसरी पुलिस पार्टी 1.25 घंटे बाद पहुंची। ये सब तो रिपोर्ट में है। वक्त, तारीख, दिन और नक्शे के मुताबिक हादसे का सही मुकाम, हादसे के यानी शाहिदों के बयानात, इंश्योरेंस कंपनी के सर्वे रिपोर्ट, हादसे के मुमकिन असबाब, लेकिन कहीं भी यकीन के साथ ब्रेक फेल हो जाने की बात नहीं की गई है। ये बात सिर्फ चिराग दीन ने कही थी। जब मैंने उससे पहली बार पूछा था कि हादसा कैसे हुआ तो उसने दीवार को घूरते हुए कहा था कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। मेरी समझ में नहीं आता सिकंदर, हादसे के मुमकिन असबाब तो बहुत से हो सकते हैं। मसलन गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू हो जाए, आगे का कोई टायर ब्रेस्ट हो जाए, टायर राड खुल जाए, एक्सल टूट जाए। जब किसी ने हादसे के सबब का तयन किया ही नहीं था तो चिराग दीन ने कैसे कह दिया कि ब्रेक फेल हो गए थे?